राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो हमारा नया पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें अब हम पांचवें जो बीए के जो छात्र हैं, उनके पांचवें सेमेस्टर में जो पहला प्रश्न पत्र है, यह है हिंदी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का। तो इसमें क्या क्या सामग्री हमें पढ़नी है, क्या क्या हमें जानना है, चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो एक तो इसमें जो पहले इसका विषय देख लेते हैं। विषय है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो दो चीज़ें हैं, पहले तो ये जानना है कि साहित्य का शास्त्र क्या क्या है, और फिर उसके बाद आलोचना के बारे में जानना है। हम इन दोनों के बारे में पिछले सत्रों में जान चुके हैं, ये पहली बार नहीं जानना है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे आप गहराई में जाते हैं, विषय की गहराई में जाते हैं। विषय की गहराई में अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। इसमें देखिए 8 इकाइयाँ हैं और एक एक करके अब इन इकाइयों को हम जरा देखते हैं। तो पहली इकाई है भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें काव्य शास्त्र का मतलब है ऐसे शास्त्र, ऐसी पुस्तकें, ऐसा ज्ञान जो कविताओं के या काव्य के रूप में लिखा गया। उसके लक्षण, काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य की आत्मा क्या है। अब विद्यार्थी के रूप में आपको ये भी सोचना चाहिए कि लक्षण और स्वरूप और आत्मा और हेतु और प्रयोजन, इन शब्दों के उनके स्वयं के अर्थ क्या हैं और क्यों ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें इनमें क्या बात, किसमें किस शब्द का प्रयोग करके किस बात को कहा जा रहा है। देखिए ये चीज़ें कभी कभी एक की जगह दूसरी प्रयोग की जाती है, लेकिन फिर भी जब यहाँ अलग अलग कर रहे हैं, पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़ने का अर्थ होता है, हम जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके पीछे क्या अर्थ होता है? उसके पीछे अर्थ ये होता है कि हम बात को थोड़ा गहराई में समझें। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति साधारण शब्दों में या सरल भाषा में या कई बार मोटी मोटी बात कह सकता है। जैसे एक उदाहरण समझिए, एक आपको मैं कोई भी चीज़ है, कोई मोटी मोटी बात, जब हम कहते हैं ना कि मोटी मोटी बात ऐसी है, उसका मतलब क्या था? उसका अर्थ ये होता है कि ऊपर ऊपर से बता दिया। कैसे बता दिया? देखिए, चलिए एक उदाहरण लेता हूँ मैं। ये हमारा जो साहित्य लिखा गया वो भारतीय काव्य शास्त्र की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का हमारा जो ये मानचित्र है, इसके अंदर जिन लोगों ने जो काव्य की रचना की, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर मैं ऐसा चित्र देखूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इस चित्र के अंदर चला जाऊं और जाते जाते यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, ये अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसी चीजें आ रही हैं। देखिए ये क्या है? एक मिनट में आपको यहाँ पर लाता हूँ। देखिए ये आगरा के आसपास की जगह है, ये मथुरा है, और यहाँ पर ये कानपुर, ये प्रयागराज, ये देखिए प्रयागराज है, और ये वाराणसी है। तो हमने क्यों देखा ये सब चीजें? बात ये हो रही है कि साहित्य जो वाराणसी में लिखा जा रहा था, या आगरा में, प्रयागराज में लिखा जा रहा था, या फिर जो ये आगरा में लिखा जा रहा था, ये जो मथुरा में लिखा जा रहा था, ये सारे साहित्य एक ही जैसे हैं कि अलग अलग हैं? तो अगर हम भारत की बात करें तो हम ऐसे देखेंगे इस चित्र को और कहेंगे आओ, यहाँ लिखा जा रहा था ये साहित्य। लेकिन अगर हम ये लखनऊ, पटना, पंजाब, सब जगह के अलग अलग लिखें तो क्या होगा? कुछ तो अंतर आएगा। तो ये जो बातें होती हैं, जब हम बात करते हैं कि अंदर कैसे जाएं, किसके काव्य का क्या प्रयोजन था, क्या लक्षण था, तो वो कौन सा कवि था और वो कहाँ हुआ था, उसका भी तो फर्क पड़ता है। और ये बातें केवल वहीं तक नहीं रुकती हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम अगली इकाई में चलते हैं जिसमें भारतीय काव्य सिद्धांत की बात होती है, तो काव्य के सिद्धांत क्या होते हैं? काव्य के सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे कोई काव्य की रचना की जाएगी तो उसमें क्या क्या नियम लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए
संस्कृत में एक को ऐसा होता है, उसमें कहते हैं अष्टुप छंद। अष्टुप छंद का मतलब होता है उसमें 8 मात्राएं एक छंद में होती हैं। इसी प्रकार जब कोई कविता बनाते हो, कोई छंद बनाते हो, कोई दोहा बनाते हो, कोई सोरठा बनाते हो, कोई चौपाई बनाते हो, कोई श्लोक बनाते हो, तो उनमें सब में अलग अलग नियम लगते हैं। ये केवल उसकी जो वाक्य रचना की बात हो रही थी अभी तक, लेकिन अलंकार कौन से लग रहे हैं, कौन सी रीति लग रही है, कौन सा रस है उसमें, वीर रस है कि रुद्र रस है कि करुणा रस है, कौन सा रस है, ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ उससे निकाल। ध्वनि की बात इसलिए आती है, जैसे आज के समय में जब कोई कविता हो, मान लीजिए कि कोई एक कहानी लिखी हुई हो, तो उस पर आप कोई गाना थोड़ी बना सकते हैं। गाना बनाने के लिए कुछ अलग आपको ध्वनि लहरी कुछ चाहिए होगी। तो ये वक्रोक्ति क्या होती है? वक्रोक्ति का मतलब होता है उल्टा कहना, या व्यंग करना। और औचित्य क्या होता है? औचित्य का अर्थ, साधारण अर्थ औचित्य का होता है जो उचित हो। तो इन सब बातों की गहराई में हम जाते हैं इस इकाई में। तीसरी इकाई में देखते हैं क्या होता है, साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं। तो ये साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं क्या है? काव्य का रूप क्या है, गुण कैसा होगा, शब्द कैसे प्रयोग होंगे, उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, बने हैं, लिखा गया है, उनमें क्या चीज रह गई, इस प्रकार की चीजें हम तीसरी इकाई में पढ़ेंगे। चौथी इकाई में नाट्य शास्त्र के बारे में जानेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नाटक भी कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या ऐसा अभिनय होता है, रूपक क्या होता है, कथा क्या होती है, नेता या नायक क्या होते हैं, नायिका क्या होती हैं, रंगमंच पे जब कोई आप नाटक खेलते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। अब इसके बाद हम पांचवी इकाई पर चलते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारतीय साहित्य पर, काव्य शास्त्र पर बाहर के शास्त्रों का क्या प्रभाव पड़ा है, और वो कौन लोग हैं। जैसे अरस्तु है, कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, रिचर्ड्स है, टी.एस. एलियट है। पढ़ा है या ना भी पढ़ा हो, मान लीजिए ना भी पढ़ा हो, इनमें से संभवतः किसी का कोई सा प्रभाव हमारे साहित्य पर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अधिकांश जो है हमारा साहित्य बहुत पहले लिखा गया, ये सब लोग बहुत बाद में हुए। लेकिन फिर भी हम मिलाते तो हैं कि अच्छा हमने क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा, वो कैसे लिखते हैं, वो क्या सोचते हैं और हमने क्या सोचा। जो चीज वर्ड्सवर्थ सोच रहा है अपनी बात में, वो क्या भारत में किसी ने सोचा पहले, या उससे बहुत ज्यादा सोचा, वर्ड्सवर्थ बहुत छोटा सा सोच रहा है, हमें नहीं मालूम, जानना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारीकियों को जानने के बाद पता चलती है, और ये भी समझ में आता है कि उनकी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है, इत्यादि बातें। अब इसके बाद हम छठी इकाई पर चलते हैं, जहां से ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात इसलिए हुई क्योंकि छठी, सातवीं और आठवीं, ये सारी जो इकाइयां हैं, इनमें निश्चित रूप से पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव दिखता है। कैसे? इसके पहले का जो साहित्य आप पढ़ेंगे उसमें संभवतः होगा, ऐसा नहीं है कि जो हजारों सालों में चीजें लिखी गई उनमें ऐसा नहीं है कि कभी बात ही इस प्रकार की ना हुई। क्या है, एक होती है आलोचना और एक होती है समीक्षा। आपको इन दोनों का अर्थ भी गहराई में जानना चाहिए कि आलोचना क्या चीज है और समीक्षा क्या चीज है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये दोनों चीजें अधिकांश तौर पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य पद्धतियों से हमारे जीवन में आई हैं। फिर हमको ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जो आर्ट साहित्य, जो पहले का साहित्य है, उसमें लोगों का सोचने का तरीका ही अलग था। जो बाहर के लोग हैं उनके सोचने का तरीका अलग था। जब वो हमारे से जीवन में आया तब हमने उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो हिंदी आलोचना कैसे हुई, कब से आरंभ हुई, कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, प्रकार हैं, सैद्धांतिक, स्वच्छंदवादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी इत्यादि। और इन सबको जैसे मनोविश्लेषणवादी है आलोचना, आप सोच कर देखिए कि मनोविश्लेषण का आरंभ कब से हुआ है, क्योंकि ये जो आलोचना है उसके बाद ही होगी, उसके पहले कैसे होगी। आपको मनोविश्लेषण कैसे इसको एक दूसरी चीज से तुलना करते हैं। जैसे तुलसीदास जी के साहित्य में, रामचरितमानस या कबीर के साहित्य में आप मनोविश्लेषणवादी आलोचना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो ये आपको पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई।
आज के साहित्य में क्यों कर पाएंगे, तब के में क्यों नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो किस स्थिति तक कर पाएंगे, वो भी सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे मन में जब इस इकाई को हम जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो हमारा परिपक्वता बढ़ेगी, हमें जो बात को समझने की गंभीरता है, उसका हमारा जो नजरिया है, जो हमारी दृष्टिकोण है, वो सब बदलते हैं, हमें समझ में आता है, अच्छा हम ऐसे क्यों हैं और ये लोग ऐसे क्यों हैं, और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ है और हमारा इनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ है, वो भी बात समझ में आती है। हालांकि हम उनका साहित्य उतनी गहराई में नहीं पढ़ेंगे कि हमें समझ में आए, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए एमए पीएचडी करते हुए आप इंग्लिश लिटरेचर में एमए पीएचडी करने चले गए, तो आपको समझ में आएगा ये लोग कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और ये सब भी पहले से पढ़ा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ ये लिख रहे हैं ये इनसे अलग है, या मतलब भिन्न है, या एक जैसा है। और जो कुछ इन्होंने सोचा, जो कुछ भी आप देखेंगे, कहा यह जाता है कि दुनिया में जो कुछ जिस किसी व्यक्ति ने आज तक जो भी सोचा है, उस सारे गुण के, सारे भाव की प्रवृत्ति आपको, ये जो इसमें तो इसका वर्णन भी नहीं है, महाभारत में मिल जाती है। और महाभारत कब लिखा गया है वो सोचना चाहिए आपको, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ये पढ़ा रहे हैं वो क्या है और कैसे। ये देखिए, आपको आपके लिए विद्यार्थी के रूप में आपके सामने नाना प्रकार की चीजें लाई जाएंगी, और उनको जानकर, सीखकर, उनके बारे में अपनी स्वयं की रुचि बनाना, वो आपको अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करने का काम है, सुधारने का, या उसको अच्छा बनाने का, या बुरा जैसा भी बनाने का, वो करने का काम आपका है। आपके सामने शिक्षा में जो ये शिक्षा हो रही है, उसका उद्देश्य यही तो है कि आपको नाना प्रकार से आपके सामने चीजें लाई जाए, जिससे आप उनको पढ़ के, जान के, उनके बारे में अपनी स्वयं की रुचि बना सकें, स्वयं का अपना दृष्टिकोण बना सकें। और यदि आप आगे पढ़ना चाहें या नौकरी करना चाहें, तो इन सब का प्रयोग करके आप उसमें अपने जीवन में सफल हो सके। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं, समीक्षा की विचारधाराएं क्या क्या है, नई समीक्षा किस प्रकार की है, यथार्थवाद क्या है, कलावाद क्या है, बिंबवाद क्या है, बिंब क्या होता है, पहले तो बिंब भी समझना चाहिए, प्रतिबिंब और बिंब से क्या, दोनों में आपस में क्या कोई संपर्क है कि नहीं, कोई कारण है, कोई हेतु है कि नहीं, प्रतीकवाद क्या होता है, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडन क्या है, विखंडन आप जानते हैं, विखंड होना मतलब टूट जाना, तो ये विखंडन क्या चीज है, साहित्य में इसका क्यों बात की जा रही है इसके बारे में। और अब इसके बाद हम 8वीं इकाई में पहुंचते हैं, आलोचना एवं आलोचनात्मक दृष्टि। इसमें बात हो रही है कि देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, इन सब लोगों के बारे में बातचीत हो रही है। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है और जानना है इस इकाई में। अब एक बात और भी है, इन सारी चीजों में आपको, इनमें से अगर आप इन सब चीजों को भली भांति पढ़ेंगे, तो आगे चल के एसएससी, जो टीईटी, या जो नौकरियां करनी होती हैं, या पीएचडी करनी होती है, या एमए करना होता है, तो उसके लिए यहाँ से बहुत सारी सामग्री आपकी आधारभूत रूप में तैयार हो जाती है। आधारभूत का अर्थ क्या होता है, आपके पास एक इसका आधार बन जाता है, आप इतना जान जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं। जैसे अभी आपसे मैं कहूं कि आप मान लीजिए आप आज से 6-7 साल के बाद आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो आप पीएचडी करने जाएंगे तो पीएचडी में विषय ढूंढना पड़ता है, हम किस बारे में पीएचडी करेंगे। अगर आपको आपने सब भली भांति पढ़ा है, तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि हाँ भाई, मुझे तो ये जानना है कि कालिदास ने क्या साहित्य लिखा और उन्होंने ऐसा ही क्यों लिखा। या कोई एक मान लीजिए कि कोई अंचल क्षेत्र ले लिया आपने, पटना में किस प्रकार का साहित्य बना, उस पे आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वो का बात आप कब जानेंगे, जब आप ये जानेंगे कि पटना से किन लोगों ने लिखा। तो ये आगे के जो प्रश्न हैं बनने वाले हैं, आगे की जानकारी बनने वाली है, उसका आरंभ है ये। तो अब इसको यहीं पर रोकते हैं और अगले प्रश्न पत्र के बारे में पुनः मिलेंगे, किसी और प्रश्न पत्र को लेकर पुनः मिलेंगे।